अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को विच इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट साइंस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया तो इसमें फिर ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट आया दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। यूँ तो साइकोलॉजी में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, लेकिन जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था साइकोलॉजी को साइंस करार देने के बाद, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। When psychology was firstly distinguished as a science separate from biology and history, the argument to define behavior began. जब साइकोलॉजी को बायोलॉजी और हिस्ट्री से सेपरेट किया गया एज अ साइंस, तो फिर इस चीज़ की आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई कि अगर हम साइकोलॉजी में बिहेवियर पढ़ते हैं तो बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर को डिफ़ाइन किया जाए। और इसके लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट बनने लग गए और ये स्कूल्स ऑफ थॉट साइकोलॉजी की फील्ड में अपनी अपनी थेरीज प्रेजेंट करते थे। फॉर सेक ऑफ इट डिफरेंट स्कूल्स बिगिन टू इमर्ज विच प्रेजेंटेड डिफरेंट थेरीज फॉर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और the term school of thought refers to a group of psychologists. अच्छा, अब school of thought क्या है? It refers to a group of psychologists who become associated ideologically and sometimes geographically with the leader of the movement. School of thought में क्या होता था कि एक ग्रुप होता था साइकोलॉजिस्ट्स का कि जो एसोसिएट करते थे एक दूसरे से आइडियोलॉजिकली, यानी उनकी आइडियोलॉजी सेम होती थी, उनके आइडियाज़ सेम होते थे, उनके थिंकिंग पैटर्न्स सेम होते थे रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और जियोग्राफिकली भी जो साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप होता था, यानी अगर वो एक ही इलाके में रहते हैं तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे या उसको ज्वाइन करेंगे विद द लीडर ऑफ अ मूवमेंट। और वो जो एक तहरीक चलती थी, जो एक मूवमेंट होती थी, उसका एक लीडर होता था और बाकी लोग फॉलोअर्स होते थे। तो ये बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट होता था। अब साइकोलॉजी में जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं दे आर मैनी, जिनमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आता है फंक्शनलिज्म, देन कम्स द बिहेवियरिज्म, फिर हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, फिर साइकोएनालिसिस है, देन कम्स ह्यूमनिज्म, फिर आता है कॉग्निटिविज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और स्ट्रक्चरलिज्म इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी विद विल्हेम वुंड बीइंग इट्स फाउंडर एंड एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर एज इट्स अनदर फॉलोअर। जैसा हमने बात की कि स्कूल ऑफ थॉट में एक लीडर होता है उस मूवमेंट का और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो लीडर थे वो विल्हेम वुंड थे और एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर उनके फॉलोवर थे। और इनके अलावा और भी बहुत से फॉलोअर्स थे, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म पर मेन ज़्यादा जो प्रोमिनेंट काम है वो इन दो लोगों का है, तो आज हम इनको स्टडी करेंगे। Before the arrival of structuralism, psychology was already being considered as the study of consciousness. अब structuralism के आने से पहले साइकोलॉजी को कहा जाता था कि ये कॉन्शियसनेस की स्टडी है, यानी ये जो माइंड का जो एक्टिव फेज है या जो एक्टिव स्टेट है माइंड की, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। Structuralists contributed to the definition of psychology by claiming that it is the study of consciousness which possess some structure. अब इन्होंने structuralists जो थे, जो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने ये तो मान लिया कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है या जो हमारा माइंड है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, फिर उनका मेन एम्फेसिस ये था कि देयर मेन एम्फेसिस वाज ऑन स्टडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंपली माइंड। तो उन्होंने कहा था कि अगर माइंड का स्ट्रक्चर होता है तो उनका जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पर था कि हम माइंड के कंपोनेंट्स यानी माइंड के पार्ट्स को स्टडी करेंगे या कॉन्शियसनेस के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। उनके मुताबिक कॉन्शियसनेस या माइंड एक ही चीज़ के दो नाम थे। विलियम वुंड के बारे में पढ़ते हैं। Born in 1832 and died in 1920, Wundt was highly impressed by industrial revolution which shifted man towards empiricism. अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो थी 17th 18th सेंचुरी में राउंड अबाउट, और इसमें ये था कि जो फ्रेंच रीजन था वहाँ के जो लोग थे वो
इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए थे, यानी हाथ से काम करना या जो लेबर वर्क था वो कम हो गया था और मशीन्स का काम, मशीन वर्क ज़्यादा हो गया था। लोग इंडस्ट्रीज़ लगाने शुरू हो गए थे, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। और वुंड इस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड थे कि इस चीज़ ने ना लोगों को एम्पिरिसिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया था। एम्पिरिसिज्म बेसिकली ये है कि जब एक इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो अपनी सेंसेस के थ्रू कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ एम्पिरिसिज्म। एक होता है नेटिविज्म। नेटिविज्म का मतलब है समथिंग ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद, राइट। और एम्पिरिसिज्म होता है कि जब इंसान के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी सेंसेस के थ्रू शेप अप होते हैं, दैट इज एम्पिरिसिज्म। तो एम्पिरिसिज्म इज द आइडिया दैट ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, यानी इंसान जो कुछ सीखता है वो एक्सपीरियंस से आता है और लर्निंग से आता है, दैट इज एम्पिरिसिज्म। तो वुंड इंस्पायर्ड थे डार्विन से, सचनव से, फैशनर से और इनकी डिस्कवरी से, विच कंपेल्ड हिम टू फाइंड हिज ओन स्कूल ऑफ थॉट। डार्विन, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, इसके अलावा सचनव और फेचनर इनके जो थे इंस्पिरेशन थे। वुंड की ये लोग इंस्पिरेशन थे और इन्होंने भी बहुत सारे अपनी अपनी फील्ड में काम किए थे और इस चीज़ ने वुंड को इंस्पायर किया था कि वो भी अपना एक स्कूल ऑफ थॉट बनाएं, एक अपनी मूवमेंट चलाएं साइकोलॉजी से रिलेटेड। Wundt is known for establishing the first psychology laboratory at Leipzig, Germany in the year 1879. 1879 में जर्मनी के शहर लिप्सिक में वुंड ने एक साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबोरेटरी बनाई थी। दिस लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड टू अंडरगो एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और इस लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश करने का मकसद ये था कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो इस लेबोरेटरी में किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके मुताबिक साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस की या माइंड की जो एक्टिव स्टेट है उसका नाम दिया था, उसकी स्टडी का नाम दिया था साइकोलॉजी को। He further claimed that consciousness was made up of various components which could be studied in following ways. उन्होंने कहा था कि कॉन्शियसनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी हमने पीछे बात की थी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहते थे कि माइंड का एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि कॉन्शियसनेस के कुछ पार्ट्स हैं और हम इन पार्ट्स को इस तरह से स्टडी करते हैं। Experimentation. For psychology to flourish, Wundt's laboratory carried out many experiments on behavior and mental state. उन्होंने कहा था कि कंपोनेंट्स जो है माइंड के, उनको सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, यानी वुंड की लेबोरेटरी बनाने का मकसद ही ये था कि साइकोलॉजी में मेंटल स्टेट और बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि माइंड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन जो सेकंड मेथड है उसके ज़रिए हम कंपोनेंट्स को जान सकते हैं या उनके बारे में पता लगा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द ऑपरेशंस ऑफ वंस ओन माइंड एंड इन्वॉल्व्स लुकिंग इनवर्ड टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स, इमोशंस, जजमेंट्स एंड परसेप्शंस। अब इंट्रोस्पेक्शन जो प्रोसेस है इसमें इंसान अपने आप को ऑब्जर्व करता है, यानी उसके माइंड में क्या चल रहा है वो अपने अंदर देखता है, अपनी थॉट्स को, अपने जो उसके इमोशंस हैं वो क्या फील कर रहा है, अपने आप को वो किस तरह जज करता है और उसके अंदर जितने भी ख्याल हैं, ख्यालात जितने भी हैं, जितने भी फ़िक्रें हैं, जितनी भी उसकी सोचें हैं, उन सब चीज़ों को जब वो जज करता है ना तो इस प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ टूल इन वुंड्स लेबोरेटरी। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है ना, ये वुंड की लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ताकि मेंटल कंपोनेंट्स को स्टडी किया जा सके। Past experiences was the third way to study components of mind or consciousness. According to Wundt, looking into the past of individuals gave insight into the consciousness of the individual. वुंड के मुताबिक हम किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस या उसके माइंड के बारे में तभी पता लगा सकते हैं जब हम उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, यानी वो पास्ट में किन किन एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरा है या उसके क्या क्या तजुर्बात थे। तो इस ज़रिए से हम इंसान के माइंड का पता चला सकते हैं। According to him, the consciousness is divided into several components or compartments. वुंड के मुताबिक जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत से कंपोनेंट्स और कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। अब
जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ आइडियाज़, यानी माइंड का सबसे पहला जो पार्ट है वो आइडियाज़ से मिलकर बना है। दूसरा पार्ट जो है वो फीलिंग्स से मिलकर बना है, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज़ इमोशंस। ठीक है, सबसे पहले ख्यालात आते हैं, फिर इंसान के एहसासात आते हैं, उसकी फीलिंग्स आती हैं, फिर उसकी इमोशंस आती हैं। इमोशंस का मतलब है कि बज़ाहिर वो किस तरह से बिहेव करता है, वो चीज़ उसके इमोशंस में आ जाती है। यानी फीलिंग जो है वो इंसान की इंटरनल होगी, यानी उसके अंदर होगी, और जो इमोशन होगी उसकी एक्सटर्नल होगी। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई इंसान खुश है? जब हम उसको देखते हैं कि वो हंस रहा है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है, तो जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो उसकी फीलिंग है। और जो इमोशन है वो उसकी क्या है? लॉफ्टर, एंजॉयमेंट या एक्साइटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फीलिंग्स हैं वो इंटरनल होती हैं, और जो इमोशंस होती हैं वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, उस चीज़ को शो करती हैं एक्सटर्नली। ठीक है, द कंपार्टमेंट ऑफ फीलिंग्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो फीलिंग्स वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट होगा प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, यानी एक इंसान अच्छा फील करेगा या बुरा फील करेगा। दूसरा पार्ट है रिलैक्स्ड या टेंस, कोई इंसान रिलैक्स फील करेगा या टेंस, परेशान फील करेगा या उदास फील करेगा। फिर तीसरा पार्ट है काम, और उसका जो ऑपोजिट है दैट इज़ एक्साइटेड। या तो इंसान बहुत काम, बहुत पुरसुकून फील करेगा, या फिर वो बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत कह सकते हैं एक्टिव स्टेट में होगा। ये 3 जो हैं फीलिंग्स की डिविजन्स हैं। उसके बाद जो मेन काम था वूंड का वो इतना ही था। उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, another pioneer of structuralism whose focus was to study the what, why and how of mental life। यानी एडवर्ड बी टिचनर का जो मेन काम है वो ये था कि मेंटल लाइफ या मेंटल एक्टिविटी या बेसिकली माइंड क्या होता है, वो क्यों होता है, और वो कैसे बनता है या कैसे काम करता है। ठीक है, बट ही डिस्कार्डेड वुंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ apperception, the mental process by which a person makes sense of an idea by assimilating it to the body of ideas he already possesses। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ये क्वेश्चंस तो किए थे, लेकिन वुंड ने एक कह सकते हैं कि एक थेरी दी थी, या कह सकते हैं एक आइडिया दिया था एपरसेप्शन का। एपरसेप्शन क्या होता है? एपरसेप्शन का मतलब है कि जब आप किसी भी आइडिया को सोचते हैं, बाय assimilating it to the body of ideas you already possess, यानी जब आप एक आइडिया को सोचते हैं, और वो आइडिया किस से मिलकर बना होता है? बहुत सारे उन आइडिया से जो ऑलरेडी आपके माइंड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, या आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो वो जो फ्यूचर में कुछ बनने का जो आइडिया है, वो आइडिया बहुत से उन बाकी आइडिया से मिलकर बनेगा जो कि आप ऑलरेडी पोजेस करते हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप कुछ भी पायलट बनना चाहते हैं, वट एवर योर ड्रीम इज़, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, अब वो जो आइडिया है वो बाकी आइडिया से मिलकर बनेगा। जैसे आपका हार्ड वर्क एक आइडिया हो गया, आपकी हेल्थ एक आइडिया हो गया, आपकी एफर्ट एक आइडिया हो गया, आपकी फैमिली का आपके साथ स्ट्रगल एक आइडिया हो गया, आपके फ्रेंड्स का आपके साथ कंट्रीब्यूशन एक आइडिया हो गया, आपकी अच्छी स्टडीज़, आपकी टीचर्स की सपोर्ट, ये सारे आइडियाज़ यानी मिलकर आपके इस आइडिया को नर्चर करते हैं, इस आइडिया को बनाते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये एपरसेप्शन का प्रोसेस है, लेकिन एडवर्ड ने इस प्रोसेस को डिनाई कर दिया था। उन्होंने वुंड का ये जो डॉक्ट्रिन था, ये जो वुंड की जो स्टडी थी, इसको डिसरिगार्ड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है ह्यूमन में। His work on consciousness contains 3 things। उसके बाद एडवर्ड ने जो अपना काम किया था उसमें यह था कि उनके मुताबिक कॉन्शियसनेस में या माइंड में 3 चीज़ें होती। अब माइंड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सबसे पहले माइंड के कंटेंट्स आ जाते हैं। कंटेंट्स में क्या होता है? टिचनर एक्सप्लेन्ड दैट कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, यानी जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ हमारे तजुर्बात होते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस जब ऐड हो जाते हैं
तो फिर क्या बनता है, हमारा माइंड बनता है या माइंड का एक कंपोनेंट बनता है, कॉन्शियसनेस का एक कंपोनेंट बनता है। दूसरा जो कंपोनेंट है या जो पार्ट है माइंड का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंटेंट्स। यानी कंटेंट्स तो हमारे पास आ गए, अब ये कंटेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं या कैसे कंबाइन करते हैं, ये चीज़ हमारे माइंड की दूसरी डिवीजन है या दूसरा पार्ट है या हमारे माइंड का कह सकते हैं दूसरा कंपोनेंट है। इट मीन्स दैट विच कंटेंट्स कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस एन एक्टिविटी। जैसे हमने पीछे एग्जांपल दी कि हमने कहा कि हमारा एक प्राइमरी गोल है कि हम बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा गोल है। और इस गोल को पूरा करने के लिए हमने और बहुत से काम करने हैं या बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी है कि जो हमारे गोल तक हमें लेकर जा सकती हैं। जैसे पंक्चुअल रहना, ठीक है, और हार्ड वर्क करना और अच्छा अच्छा पढ़ना, और इसके अलावा बहुत से और गोल्स हैं जो हमारे इस प्राइमरी गोल की तरफ हमें लेके जाते हैं। तो ये जो गोल्स हैं ये मिलकर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यानी अगर आप अच्छा स्टडी नहीं कर सकते तो आप एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, जो कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने पर उभारते हैं। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ कनेक्शन बिटवीन द कंटेंट्स, यानी इन कंटेंट्स के आपस में क्या कनेक्शंस हैं। Consciousness is a product of contents being related with each other and working together. Of course, अगर आप एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपस में को रिलेट करेंगे। जैसे आपका कॉलेज जाना या आपका हार्ड वर्क करना, आपका पंक्चुअल होना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपस में को रिलेट करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी मेंटल एक्टिविटी में शामिल है, यानी आपके माइंड का पार्ट है, और ये आपकी एज अ पर्सन एक्टिविटी पैदा करती हैं। यानी जब आप टाइम से सोएंगे, टाइम से जागेंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आपको फैमिली की सपोर्ट होगी, टीचर्स की सपोर्ट होगी, तो ये जो सारी चीज़ें ये जब इनका कनेक्शन बनेगा, इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपको एक ऐसा इंडिविजुअल बनाने पर कंपेल करेंगी या फोर्स करेंगी कि आप ज़्यादा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। Titchener did not accept Wundt's tridimensional theory of feelings. Instead, he argued that feelings occurred only in one direction, that is pleasantness or unpleasantness. पीछे हमने feelings के 3 components पढ़े थे कि वो pleasant होती हैं, unpleasant होती हैं, calm, excited होती हैं, और तीसरा component हमने पढ़ा था पीछे कि वो रिलैक्स्ड होती हैं और टेंस होती हैं, ठीक है। लेकिन टिचनर ने वुंड की इस थ्योरी को डिनाई कर दिया था। ये बेसिकली ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स है कि इसमें 3 डायमेंशंस आ जाती हैं फीलिंग्स की, लेकिन वुंड ने कहा था कि ऐसा नहीं होता, फीलिंग्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं, या तो वो प्लेजेंट होंगी या वो अनप्लेजेंट होंगी। प्लेजेंट में सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएंगी और प्लेजेंट में अनप्लेजेंट में सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी। इसके बाद जब कोई भी स्कूल ऑफ थॉट होता है ना, उस पर क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि कुछ लोग तो उसको फॉलो तो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके अगेंस्ट आते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट आकर उसको पॉइंट आउट करते हैं, जिसके रिजल्ट में एक नया स्कूल ऑफ थॉट बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म पर यह क्रिटिसिज्म आया था कि द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन स्ट्रक्चरलिज्म वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन को हम यूज़ करके माइंड के पार्ट्स को पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। Since some said that it was really retrospection because the event being reported had already occurred. अब इंट्रोस्पेक्शन में वुंड ने कहा था कि इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस को स्टडी करता है, अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को स्टडी करता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि वो बेसिकली उन्हीं इवेंट्स को रिकॉल कर रहा है जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी वो सिर्फ अपने पास्ट को रिकॉल कर रहा है। तो पास्ट को रिकॉल करने में या पास्ट का तस्करा करने में ऐसी कह सकते हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हमें बताएगा कि माइंड के क्या पार्ट्स होते हैं या माइंड को कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन
उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पर अटैक किया था, बेसिकली उसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि दैट इफ़ इट कुड रियली वर्क देन माइंड वाज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स आउट ऑफ विच वन वाज कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी ऑफ अनदर हाफ। यानी उन्होंने कहा था कि अगर इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस वाकई काम करता और इंसान अपने आप को स्टडी कर सकता, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को स्टडी कर सकता, तो माइंड के दो पार्ट होने चाहिए थे। एक पार्ट जो था वो अपने आप को स्टडी करता, ठीक है, सेल्फ स्टडी करता, और दूसरा पार्ट जो है उसको ऑब्जर्व करता है कि ये जो पार्ट है माइंड का ये क्या पढ़ रहा है, या अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैसे स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ये कहा था कि ये मतलब क्रिटिसिज्म दिया था कि इसमें कोई ऐसी खास बात है। उसके बाद था कि द नोशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड वाज completely ignored as all of the emphasis was on the consciousness। और इसमें ये था कि जो unconscious mind की जो स्टडी है उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया था। यानी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि माइंड के जो माइंड के पार्ट्स होते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे इन्होंने सिर्फ मेनली इन्होंने कॉन्शियस पर फोकस किया था, इन्होंने अनकॉन्शियस को डिनाई कर दिया था। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी तमाम जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमने जितना भी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा होता है उसमें हम जो जो कुछ फेस करते हैं, जो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो तमाम फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, जो हमें हर वक्त तो याद नहीं आते लेकिन याद करने पर याद आते हैं, या जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म पर ये क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने सिर्फ कॉन्शियसनेस पर या माइंड की एक्टिविटी पर, माइंड की एक्टिव स्टेट पर काम किया है। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया या उसको बिल्कुल कह सकते हैं छोड़ दिया है, उस पर काम ही नहीं किया। Studying only sensations, feelings and images was considered artificial effort for studying the entire consciousness। हमने बात की थी कि विल्हम वुंड एम्पिरिसिज्म से बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने कहा था कि एम्पिरिसिज्म जो है ये बेसिकली इंसान जब कुछ लर्निंग के ज़रिए और अपनी सेंसेस के ज़रिए यानी सेंसेशन के ज़रिए कुछ सीखता है तो ये एम्पिरिसिज्म होता है। तो क्रिटिसिज्म करने वालों ने कहा था कि जब आप अपनी सेंसेशंस के ज़रिए, फीलिंग्स या इमेजेस के ज़रिए कुछ सीख रहे हैं तो ये एक बहुत आर्टिफिशियल एफर्ट है माइंड को या कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए, यानी इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू स्टडी माइंड और कॉन्शियसनेस। अनदर क्रिटिसिज्म वाज दैट इट एक्सक्लूडेड चाइल्ड साइकोलॉजी। अच्छा, इसमें ना स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बच्चों की जो साइकोलॉजी है या बच्चों की जो मेंटल स्टेट है उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और एनिमल साइकोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था कि एनिमल्स का माइंड होता है या उनकी फीलिंग्स या इमोशंस होती हैं या बच्चों का जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। मोर ओवर इट ऑल्सो निगलेक्टेड स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने एबनॉर्मल बिहेवियर वालों को भी एबनॉर्मल बिहेवियर को भी बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। जैसे जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, जो जिनका माइंड नॉर्मल नहीं होता, और पर्सनैलिटी की स्टडी, लर्निंग, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन तमाम चीज़ों को स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग थे उन्होंने इग्नोर कर दिया था कि पर्सनैलिटी भी पार्ट प्ले करती है इंसान के मेंटल प्रोसेसेस में। फिर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लर्न करता रहता है मॉडलिंग के थ्रू, यानी लोगों को देख देख के नई चीज़ें सीखता है। फिर जो इंसान की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, उसके नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इन तमाम चीज़ों को स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने इग्नोर कर दिया था। William James, the father of functionalism, criticized that Wundt and his followers tried to divide consciousness into its components as if it was a physical thing। अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास आता है दैट इज फंक्शनलिज्म, और फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे ही द फाउंडर वाज विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने ये क्रिटिसिज्म किया था कि वुंड और उनके फॉलोअर्स ने कॉन्शियसनेस को
इस तरह उसके पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है या कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है, जैसे कॉन्शियसनेस या जो हमारा माइंड होता है वो कोई फिज़िकल चीज़ होगी, ठीक है। हालांकि माइंड फिज़िकल नहीं है, ब्रेन फिज़िकल है, हार्ट फिज़िकल है, हमारे बॉडी पार्ट्स फिज़िकल हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है वो फिज़िकल नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है, उसका कोई साइज़ नहीं है, यानी माइंड फिजिकल नहीं है। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा था कि वूंड और उसके फॉलोअर्स ने माइंड को इस तरह स्टडी किया है जैसा कि वो फिजिकल चीज़ है। क्रिटिसिज्म के बाद सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था, दैट वाज फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म के थे विलियम जेम्स, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क, इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।